जय श्री कृष्णा गाइस। हेलो इंजीनियर से जय श्री कृष्णा। आई होप यू आर डूइंग वेल। कल हम जो डिस्कस कर रहे थे वो हम 8 क्वेश्चन तक डिस्कस किया था। देन नाउ आई एम क्रिएटिंग द नेक्स्ट क्वेश्चंस विच इज इम्पोर्टेंट एंड वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चंस आल्सो एंड आपको ये वीडियो का कंटेंट जो मैं क्वेश्चन सेलेक्ट कर रही हूँ वो आपको कैसा लग रहा है, प्लीज़ राइट इन कमेंट एंड बताओ ये कितना हेल्पफुल भी है। यदि आपको इससे रिलेटेड और अदर डेटा की आपको किसी पर्टिकुलर कोई तुम्हारे दिमाग में थॉट है कि इस पे वीडियो बननी चाहिए तो प्लीज़ सजेस्ट मी, आई विल क्रिएट वीडियो फॉर दैट ऑल्सो। एंड ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसा कि मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि आई विल क्रिएट वीडियो फॉर फ्रेमवर्क ऑटोमेशन बेस perspective also. Okay, so now move ahead with the ninth questions. कई बार क्या होता है, इंटरव्यूअर ये भी पूछ लेता है व्हाई आर यू चूजिंग द सेलेनियम। आपके पास कोई पर्टिकुलर रीजन है या फिर वी हैव मल्टीपल एप्लीकेशन और टूल्स एंड टेक्नोलॉजी इन मार्केट, सो व्हाई योर टीम एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर द सेलेनियम। सो इसके ना आंसर्स भी मल्टीपल होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको बता दूं वही है। यू कैन सेट यू कैन से लाइक कि जो हमारा एप्लीकेशन है वेब एप्लीकेशन है और हमारी ये फंक्शनैलिटी है, उस फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग हम सेलेनियम को प्रेफरेंस देते हैं। और इसके अलावा भी यदि आपका अदर पॉइंट ऑफ व्यू है इस पॉइंट को लेकर तो वो भी शेयर कर सकते हैं उससे। देन हम ये भी कह सकते हैं, यदि हम टेक्निकल टर्म में बात करेंगे तो इट हेल्प टू डेवलपर एंड टेस्टर इन द क्विक चेंज टू द कोड, reducing the duplication and minimizing the complications, and improving the maintainability. These features make the Selenium more flexible and usable than other automation testing tools, and and help the benefits of Selenium keep an ace. So, as you know, कि Selenium is the open source application, and we can use this tool or application for the web application. So, it support the multiple languages, PHP, Java, Ruby, these kind of language Selenium supports. So if you are good with any one language like Java, so you can go to with the Selenium technology. So you can explain. We are moving forward. Tenth question. टेंथ क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन द एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एक्सपार्ट। तो मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। इतना कॉमन क्वेश्चन है कि मैंने आई फेस दिस क्वेश्चन मल्टीपल टाइम। मल्टीपल टाइम मतलब कई इंटरव्यू दिए थे, उसमें उन्होंने एक्सपार्ट तो पूछा ही था लेकिन एक्सपार्ट के टाइप भी पूछे हो, और यदि आप टाइप में एब्सोल्यूट और रिलेटिव एक्सपार्ट बताते हो तो ये भी बताओ कि इन दोनों की डेफिनेशन क्या है और किसको किस तरीके से और कहाँ और कब यूज़ करेंगे। तो दिस इज टू कॉमन क्वेश्चन। आप एक बार देख लीजिए कि इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है और हम इसको कैसे कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है। एब्सोल्यूट एक्सपांस क्या होता है, बिगिन फ्रॉम द रूट ऑफ द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट इन स्पेसिफिक द कंप्लीट पाथ टू द एलिमेंट। इट इज नॉट ए फ्लेक्सिबल एंड कैन ब्रेक इफ पेज स्ट्रक्चर चेंज। रिलेटिव देखो, एब्सोल्यूट एक्सपांस क्या होता है कि जैसे हमारे पास एक पेज है, लॉगिन पेज है, और उसमें आपको यूजर नेम और उसका स्क्रिप्ट लिख रहे हो, यूजर नेम का यूजर नेम एंड पासवर्ड आपको चाहिए, और उसके लिए आप अपने स्क्रिप्ट में आपको एक्सपाथ चाहिए। यदि आप उस टाइम पे एब्सोल्यूट एक्सपाथ का यूज कर रहे हो तो आपको क्या है, जहाँ पे आपकी यूजर आईडी यूजर नेम का पाथ पड़ा हो, जहाँ भी आपका यूजर नेम होगा वहां उस तक स्टार्टिंग का रूट है उसका, जैसे उसे उस यूजर से यूजर नेम जहाँ पे लिखा हुआ है वहां से पहले डिव आया होगा, कोई टेबल आई होगी, कोई बॉडी आई होगी, कोई हेडर आया होगा, उससे पहले जो कुछ भी आया है उस सबको आपको लेना पड़ेगा, देन यूजर नेम आप मेंशन करोगे। तो ये होता है हमारा एब्सोल्यूट एक्सपांस, जो हमारा रूट से पर्टिकुलर स्पेसिफिक एलिमेंट तक होता है, रूट टू एलिमेंट तक होता है, जो एक कंप्लीट पाथ क्रिएट कर देता है। ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है, और इसकी एक डिसएडवांटेज ये होता है यदि पेजेस में कुछ भी चेंजेस होते हैं तो ये वर्क नहीं करेगा, आपको फिर एब्सोल्यूट एक्सपाथ लिखना होता है। इसलिए करंट मार्केट में हम एब्सोल्यूट एक्सपाथ का अपनी स्क्रिप्ट्स में बहुत कम यूज करते हैं, माइनर केस में करते हैं। कम टू द रिलेटिव एक्सपाथ। रिलेटिव एक्सपाथ का क्या होता है, स्टार्ट फ्रॉम द स्पेसिफिक एलिमेंट एंड नेविगेट थ्रू द डोम हायरार्की टू लोकेट द डिजायर एलिमेंट। इसका मतलब ये होता है रिलेटिव एक्सपाथ का क्या होता है, जैसे रिलेटिव एक्सपाथ है कि हमने कोई आईडी उठा ली उसकी,
हम ये डायनामिक होता है, पहले रिलेटिव एक्सपाथ डायनामिक होता है, और इसको जैसे हमें आईडी यूजर नेम चाहिए तो यूजर नेम को देखेंगे वहाँ कहाँ पे पड़ा हुआ है और इसकी यूनिक एलिमेंट क्या है, उस एलिमेंट को मैच कराते हैं। हम कंट्रोल एफ करके मैच करते हैं कि ये इस पर्टिकुलर वैल्यू के साथ पड़ा हुआ है, क्या ये यूनिक है। तो वो जो मैच करता है वो 1 by 1 में आता है, दैट मीन्स तो कि हमारा जो एलिमेंट है इसको हम यूज कर सकते हैं। और उस पर्टिकुलर जो पाथ तुमने बनाया है, जो रिलेटिव एक्सपाथ का पाथ है, उसको तुम अपनी स्क्रिप्ट में यूज करते हो। रिलेटिव एक्सपाथ का मतलब होता है कि वो डायनामिक होता है और वो तुम रैंडम कोई भी एक यूनिक एलिमेंट उठा के अपने स्क्रिप्ट में डालोगे तो वहीं जाके हिट करता है, कोई स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए हिट करता है। ओके, गॉट इट माई पॉइंट। सो दिस इज द रिलेटिव एक्सपाथ। रिलेटिव एक्सपाथ में क्या होता है कि मैं बताती हूँ आपको, इसमें लोकेटर्स आते हैं, आईडी हो गया, नेम हो गया, पार्शियल लिंक हो गई, लिंक हो गई जिसे हम यूआरएल बोलते हैं, एंड मल्टीपल ऑल्सो थिंग्स आर देयर। तो हम उनकी हेल्प से हम रिलेटिव एक्सपाथ बना लेते हैं। ओके, गॉट इट माई पॉइंट। सो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप एक नोटपैड लेके बैठो, जिससे क्या है कि सारे क्वेश्चंस आप नोट डाउन करोगे तो। 11th क्वेश्चन है, वेयर इज द स्टोर टेस्ट डेटा, हाउ टू यूज दिस। तो सिंपल सी बात है, आप स्क्रिप्ट में यदि आपको देखो, मान लो आपको यूजर्स की क्रेडेंशियल एक्सेल सीट से उठाने हैं, देखो मल्टीपल वे होते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, देयर आर द सेवरल अप्रोच टू फॉलो इन द इंडस्ट्री, इन द फॉलो द इंडस्ट्री टू मैनेज द टेस्ट फीचर्स। लेट्स गो थ्रू वन बाय वन। एक्सटर्नलाइज यूजर डिटेल इन द एक्सेल टू एक्सेल। एक्सेल में क्या है कि हमारी एक्सेल सीट होती है, उसमें हम यूजर नेम और ये सारी डिटेल्स पुट कर देते हैं। यूजर नेम चाहिए, पासवर्ड चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हम एक्सेल में डाल देते हैं। एक्सटर्नलाइज यूजर डिटेल टू जेंशन, हम जेंशन फाइल से डेटा उठा लेते हैं कई बार, यदि हम टेस्ट डेटा के लिए। फिर दूसरा ऑप्शन होता है मेंटेनिंग द यूजर विद इन द लैंग्वेज लेयर, लाइक जावा का यूज करते हैं, पाइथन का यूज करके हम उसका यूज करके हम अपने एक लेयर बनाते हैं, और उस लेयर से क्या होता है कि वहां से वो हमारा डेटा फेच होता है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, क्रिएटिंग यूजर प्रायर, हम जब कर रहे हैं क्रिएटिंग यूजर प्रायर टू द एग्जीक्यूशन एज ए प्री रिक्वेजिट, हम ये भी कर सकते हैं अपने डेटा क्रिएट करने के लिए। ओके, गॉट इट माई पॉइंट। सो मूविंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये टोटली ना ऑटोमेशन का क्वेश्चन है। तुमने यदि कोई ऐसी स्क्रिप्ट राइट की है जहाँ पे तुमने अपना डेटा एक्सेल सीट से उठाया है, तो तुम्हें ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी हम ये डेटा उठाते कैसे हैं और कैसे हम ये आगे की प्रोसेस कर रहे हैं। गॉट इट माई पॉइंट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन बनता है, एक ये भी क्वेश्चन था कि हाउ टू जनरेट रिपोर्ट एंड रजिस्टर। तो ये क्वेश्चंस ना, आप जो भी टूल एंड टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो, सॉरी जो भी टूल यूज़ करते हो आप, उसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आप रिपोर्ट एंड रिजल्ट्स जनरेट कर सकते हैं। वो जितने टेस्ट केसेस हमारे पास हुए हैं, कितने टेस्ट केस हमारे फेल हुए हैं, उनके क्या क्या रीज़न है या कन्फिगरेशन इशू है, वो हमारी प्रॉपर पूरी सीट क्रिएट हो जाती है, या फिर पूरा चीज़ हमारी डिटेल में मेंशन होती है, उसको बोलते हैं जनरेट रिपोर्ट रिजल्ट्स। वो कई बार कई तरीके से रिपोर्ट जनरेट होती है, हमारे नंबर ऑफ टेस्ट केसेस कितने थे, कितने फेल हुए हैं, कितने पास हुए हैं, या फिर हो सकता है कि हमारा रन ही नहीं हुआ है, कोई कन्फिग्रेशन सेटअप इशू था। तो ये हमारे एप्लीकेशन फीचर होते हैं, तो वहाँ से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो जो भी तुम टूल यूज़ कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर सकते हो। ये है हाउ टू पॉसिबल एंड पैरेलल टेस्टिंग इन द मल्टीपल ब्राउजर। यदि आपने कभी टेस्टिंग मतलब ऑटोमेशन टेस्टिंग की है तो यू शुड बी अवेयर कि हमारे पास 2 डिफरेंट वे होते हैं जिससे हम पैरेलल टेस्टिंग कर सकते हैं मल्टीपल ब्राउजर्स की। Using the JUnit and parallelize the classes that multi-thread the JUnit test. Second one is the using TestNG and load an XML file with different configuration setup. We can perform the parallel testing in multiple browsers. I hope you are getting my point. क्वेश्चन इज व्हाट इज लोकेटर्स एंड टाइप ऑफ लोकेटर्स। तो हम पहले इस टॉपिक पे बात करते हैं कि लोकेटर्स है क्या। जो हम अभी एक्सपाथ की बात कर रहे थे ना, और एक्सपाथ के अंदर किसी भी एलिमेंट को फाइंड कैसे करते हैं, किसकी हेल्प लेते हैं, तो वो लोकेटर्स ही होते हैं। जैसे रिलेटिव एक्सपाथ के लिए हम यूनिक एलिमेंट और 1 by 1 की मैचिंग करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ द लोकेटर्स। ओके, या यूनिक एलिमेंट हमें वहाँ से उठाना है तो हम लोकेटर्स की हेल्प लेते हैं। तो पहले हम समझेंगे कि लोकेटर्स है क्या। एक सिंपल सी लाइन है, लोकेटर इज द वे टू आइडेंटिफाई एलिमेंट ऑन अ पेज, इट इज द आर्ग्यूमेंट्स पास टू द फाइंडिंग एलिमेंट मेथड। ओके, इसका मतलब ये है, दिस इज द मीनिंग होल्डिंग, लाइक whatever argument you passing in the script, it will hit that particular element on a page. Okay,
सो अब क्वेश्चन बनता है टाइप ऑफ लोकेटर्स। सो तुम जानते हो कि टाइप ऑफ लोकेटर्स कितने होते हैं। देयर आर द 5 or 6 लोकेटर्स विच वी यूज्ड इन स्क्रिप्ट: आईडी, नेम, क्लास, टैग नेम, लिंक टेस्ट, पार्शियल लिंक टेस्ट, सीएसएस, सेलेक्टर एंड एक्सपाथ। ये हमारे सारे लोकेटर्स होते हैं। करंटली मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ उसमें हम आईडी को लेते हैं। आईडी क्या होता है, वो यूनिक होता है, और डेवलपर्स भी जब हमारा कोड क्रिएट कर डेवलप करते हैं तो वो आईडी को यूनिक लेके चलते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमें किसी भी एलिमेंट को फाइंड करने में सबसे ज़्यादा यूनिक आईडी की प्रेफरेंस होती है। कई बार क्या होता है, नेम से कई एलिमेंट होते हैं तो मैचिंग करने में थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आती है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। तो आईडी इज़ द यूनिक लोकेटर्स, और आप यूज़ कर सकते हो, सारी जगह यूज़ कर सकते हो। बाकी का हम लोकेटर्स को पहले चेक करते हैं, 1 by 1 की मैचिंग करते हैं, देन वी यूज़ इन स्क्रिप्ट। ओके, इसका सही तुम्हें पता होगा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट जो भी हम यूज़ करते हैं, लाइक आईडी, आईडी इक्वल टू, इस तरीके से इसका सिंटैक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेमोरी लीक। देखो ये ना बहुत कॉमन, ये मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन पूछ लेती हैं बट नॉट ऑल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कभी कभी किसी के माइंड में, इंटरव्यूज के माइंड में आ जाता है कि व्हाट इज द मेमोरी लीक एंड यू हैव नॉलेज अबाउट द मेमोरी, तो वो पूछ लेते हैं कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है, उसमें तुम कैसे टेस्टिंग कर सकते हो। तो पहले हमें मेमोरी लीक होती क्या है, फिर उसका क्या एक कॉज और क्या इफेक्ट है सिस्टम पर और एप्लीकेशन पर, तो वी विल लर्न फर्स्ट दैट। Memory leak occur when program create a memory in a heap and forget to delete it. The consequence of the memory leak is that it reduces the performance of the computer by reducing the amount of available memory. Eventually, in the worst case, too much of the available memory may become allotted and all or part of the system or device stop working correctly. The application fail or system slow down wisely. So this is the memory leak. Okay. Next question is, question है what is the bug life cycle. I know कि you are aware with the question as the bug life cycle. तो इसकी स्टेप्स ना बहुत बेसिक है, एज यू यूजुअल इन द करंट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है कि देखो, पहले कोई भी टेस्टर को कोई डिफेक्ट मिलता है तो उसका स्टेटस न्यू होता है और उसको असाइन किया जाता है। देन सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो डिटेक्टेड डिफेक्ट है द ट्रांसफर टू द प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर एनालिसिस। ये मैनेजर के पास जाता है। समटाइम क्या होता है कि यदि हम मॉडल वाइज हमारी टीम बनी हुई है तो वो डायरेक्ट ही किसी पर्टिकुलर पर्सन को असाइन कर देता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर के पास जाता है। प्रोजेक्ट मैनेजर डिटरमाइन करता है उस डिफेक्ट की ऑथेंटिक, मतलब किस मॉड्यूल के बंदे के पास जाना चाहिए। वो डिफेक्ट यदि इनवैलिड है तो वो रिजेक्ट हो जाता है, स्टेटस इज असाइंड, स्टेटस रिजेक्टेड होता है। बट इफ इट इज नॉट रिजेक्टेड तो इट इज इम्पोर्टेंट टू चेक विद इन स्कोप, तो उसका स्कोप देखा जाता है। प्रोजेक्ट मैनेजर चेक वेदर एन आइडेंटिकल डिफेक्ट आर रेज्ड बिफोर। फिर वो ये चेक करता है कि पहले भी कोई बग आया है, क्योंकि डुप्लीकेसी क्रिएट ना हो इसलिए वो ये चीज़ चेक करते हैं। डुप्लीकेट स्टेटस को असाइन कर दिया जाए, अदरवाइज वो असाइन किया जाता है किसी डेवलपर के पास, असाइन टू द डेवलपर्स टू फिक्स द कोड एट दिस स्टेज। द डिफेक्ट इज असाइन इन प्रोग्रेस स्टेट। उसकी स्टेज बताती है प्रोग्रेस की, प्रोग्रेसिंग में है ये। After the code is fixed stage is assigned to the defect. Status is assigned to the defect. स्टेप फिफ्थ में क्या होगा कि टेस्टर क्या करेंगे, रीटेस्ट करेंगे कोड में। एट दिस स्टेज इफ द टेस्ट केस इज पास द डिफेक्ट इज स्टेटस, उसका स्टेटस हो जाएगा क्लोज। इफ टेस्ट केस फेल अगेन, वो इफ टेस्ट केस क्या हो गया, फेल हो गया, तो डिफेक्ट क्या होगा, रीओपन कर दिया जाएगा या ट्रांसफर किया जाएगा करने के लिए। तो ये होल प्रोसेस होती है, इसके ही जैसे हम मूव करते हैं पूरी बग लाइफ साइकिल में। ओके, got it my point. So hopefully you are getting my every point, and this is now first all question is covered. Next we will move for the second inter technical round, same part. So we will create next video on next with the next topic. So hopefully watch, and please I'm just requesting, please subscribe this channel and watch full video, complete video, then you will get the understanding bed understanding on this content. As well as I'm putting efforts, my effort for you, and I can provide your right guidance and right content so you can learn and grow in your career. Thank you so much guys.